इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमारा आज का मुद्दा है विपक्ष कितना तैयार। उत्तर प्रदेश में महासंग्राम होने वाला है। 7-8 महीने बचे हैं मात्र इस महासंग्राम के होने के लिए और भारतीय जनता पार्टी अपने कील कांटे लगातार दुरुस्त कर रही है। मीटिंगों का दौर चल रहा है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जितने बड़े टॉप के लीडर हैं सब मीटिंगों में व्यस्त हैं। और वर्तमान समय की बात करें तो अभी 5KD में मीटिंग चल रही है। BL संतोष, राधा मोहन जैसे तमाम दिग्गज नेता इस मीटिंग में है, तो वहीं मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी उसमें मौजूद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मीटिंग हो चुकी है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते से जो उठापटक चल रही है और जो फेरबदल की बात चल रही है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में, वो अपनी एक एक चीज़ को दुरुस्त कर लेना चाहती है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती है। 312 सीट थी, अगर हम उनके सहयोगियों को मिला दें तो 325 सीट थी और जिन 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कायम नहीं कर पाई थी उनको भी जीतने की जुगत लगा रही है। और ऐसे में विपक्ष कितना तैयार है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? हालांकि वो अनुप्रिया पटेल को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, और उनके साथ साथ में जयंत तो उनके साथ पहले से ही कई चुनाव से लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस क्या करेगी, बसपा का क्या स्वरूप होगा, और इसके अलावा भी तमाम दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। यानी कि ममता बनर्जी भी पूरे जोश खरोश से उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगी। लखीमपुर में उन्होंने अपनी पूरी जमीन तैयार कर ली है, यूपी में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी अब बहुत जल्दी यूपी का रुख करने वाले हैं। तो कितना तैयार विपक्ष, क्या है उसकी रणनीति, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में है खास मेहमानों का, बहुत खास मेहमानों का पैनल, उनसे हम कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट। देखिए ये रिपोर्ट, फिर उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आते ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार यह बात कह रहे हैं कि 2022 में बसपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ गठबंधन करने के बजाय छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव निशान पर चंदौली में चुनाव लड़कर हार चुके हैं और वह भी अखिलेश यादव के साथ सक्रिय हैं। वहीं कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में इस बार नए प्रयोग की तैयारी में है और वह इस बार चुनाव में छोटे दलों से समझौता कर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि संगठन को ग्राम स्तर पर मजबूत करने के बाद गठबंधन को लेकर बात करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश जरूर है कि सूबे के जो भी छोटे दल हैं उन्हें साथ लेकर चले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उभरते दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपनी भीम आर्मी के राजनीतिक फ्रंट आजाद समाज पार्टी के बैनर तले उपचुनाव के जरिए सियासी एंट्री की है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर की प्रियंका गांधी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे में भीम आर्मी के कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं मायावती बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के गठबंधन में शामिल हुई, जिससे असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा भी शामिल थी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मजबूती के लिए बड़े बड़े लीडर लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं, जिसमें संजय सिंह, दिलीप पांडे, मनीष सिसोदिया और सोमनाथ भारती का नाम शामिल है। भाजपा चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुकी है।
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि विपक्ष कितना तैयार है। सपा छोटे दलों को लुभा रही है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को अपने पाले में अखिलेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य पार्टियां भी अपने तरीकों से तैयारी में जुटी हुई हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सारे दल अपने अपने हिसाब से गोटियां सेट कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सके। बात 2019 के चुनाव की करें, जिस तरह से सपा और बसपा ने हाथ मिलाया था और बड़ा नारा गूंजा था कि 26 साल बाद दो दलों ने हाथ मिलाया है और ये ऐतिहासिक जीत होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अमित शाह और मोदी जी ने जो अपना करिश्मा दिखाया उससे सारी पार्टियां धराशायी हो गई थी। फिलहाल अब तब से लेकर के अब तक नदी में काफ़ी पानी बह चुका है और अब क्या स्थिति है इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। पंडित अनिल झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है पंडित अनिल झा साहब आपका। शैलेंद्र दीक्षित जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी स्वागत है उपाध्याय जी। और साथ साथ में हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रमेश ठाकुर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रमेश जी। और सीधा रुख करेंगे अनिल झा साहब का। अनिल झा साहब, कितनी तैयार है विपक्ष? चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश आया नहीं है। अभी जो महामारी चल रहा है, अभी मुझे लगता है कि विपक्ष उसी में लगा हुआ है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे इनफैक्ट भाजपा भी। तो चुनावी मोड में कितना क्या लगा हुआ, वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है हर जगह, तो आप कोई कार्यक्रम कर नहीं सकते हैं। तो जो भी चीजें हो रही हैं, हर दल अपने अपने कार्यक्रम कर रही है और हम लोग भी वर्चुअल के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जितना भी कुछ कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये है कि जो कोरोना से पीड़ित हैं उस परिवार को जितना भी हेल्प एक विपक्ष के नाते हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, वो कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अपनी बात रख सकते हैं अनिल जी। कोरोना पीड़ित को वो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, चाहे ऑक्सीजन के माध्यम से हो, या एक इंसान के नाते जो एक सिंपैथी होता है उसके नाते हो। तो उस समय हम लोग लगे हुए हैं और जनता देख रही है। देखिए प्रदीप जी, इस समय विपक्ष को मुझे लगता है बहुत ज्यादा तैयारी करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जब सामने सत्ता जब इस हाशिए पे हो कि वो कुछ कर ना पा रहा हो और जनता सब देख रही हो, तो जनता को लगता है कि उसने जो भी परसेप्शन में चुनाव किया था, जिसको भी चुना था और जिस सोच के भी चुना था, उस कसौटी पे जब वो सरकार या वो विधायक या वो मंत्री नहीं उतरता है तो उसका परिवर्तन होना तय है। जनता मान चुकी है। ठीक है अनिल झा साहब, आपका समय समाप्त। जी, मतलब ये कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा, लोग नाराज होंगे तो आपके पास आएंगे, आपने ये मान के रख लिया। शैलेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? शैलेंद्र दीक्षित जी, क्या आपको आवाज मिल रही? शैलेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है शैलेंद्र दीक्षित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और इस बीच हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका भी रुख कर लें। दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ में रमेश जी जुड़ चुके, रमेश राजू वाल्मीकि जुड़ चुके हैं, आपके पास आएंगे। उससे पहले हम उपाध्याय जी के पास में चलेंगे। उपाध्याय जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? राजीव उपाध्याय जी, कितने तैयार हैं? राजीव उपाध्याय जी, आप कितने तैयार हैं? जो कार्यकाल चल रहा है, जो कोविड का कार्यकाल चल रहा है, कोविड में तैयारियों को लेकर के अंदरूनी मीटिंग तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ी मीटिंग है जनता की भलाई करना। जो जिस स्तर पे है, हम सब लोग मिलकर के जनता की भलाई में लगे हुए हैं। अपने पड़ोसी की अगर भलाई कर दें, आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी की ये सोच है, तो वही सबसे बड़ा जो है तैयारी है। इन सब तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। पहले तैयारी अपनी इस महामारी से किसी तरह से निजात पाने की। इधर बैठो आगे। यहाँ दूसरी चीज है
भाई साहब तैयारी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इस समय, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस कोविड के दौर में ओवरहालिंग में लगी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि 4.5 साल जो लूट खसोट इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किया गया, जिस तरह से गड्ढा मुक्त शासन, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी के प्रलोभन में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और बनाने के बाद 4 साल खाने के बाद आज की डेट में स्थिति क्या बनी हुई है कि आज मैं आप ही के चैनल में देख रहा था दोपहर में कि 10 कैबिनेट मंत्री हटाए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाने तक की चर्चा है। ऐसा क्यों नौबत आ गया 6 महीने में, जो कि चुनाव के 6 महीने बचे हुए हैं। तो भाई साहब कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी को चुनाव में तैयारी कम करना है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप इतनी विफलता है इसकी, उस विफलताओं को ही जनता जान चुकी है। ठीक है, जनता जान चुकी है। ठीक है राजू जी, आप भी वही बात कर रहे हैं। ठीक है राजू जी, आप भी उसी लिए तैयार बैठे कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा तो आपके पाले में ही आएगा। ठीक है, शैलेंद्र दीक्षित जी, आपको आवाज अगर मिल रही हो तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बहुत तैयारी की जरूरत पड़ती नहीं है। हमारी विचारधारा है, हमारा 70 साल का अतीत है, उसके बल पर हम चुनाव लड़ते हैं और जाते हैं। हम देश के लिए और समाज के लिए एकजुटता के लिए जाते हैं। जिस तरीके से ये बात आपकी सही है, जो एक आप कहावत बार बार कर रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया है, बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूट गया, उन लोगों का विश्वास टूट गया है। जो जुमलेबाजों के नहीं टूटा नहीं है, टूटेगा तो मिलेगा, अभी टूटा नहीं है भाई। दल बड़ी सत्ता में पहुंचा था बहुत बड़ी ताकत के साथ 2014 में, 2017 में, 2019 में, उससे लोगों का विश्वास हटा कि वो सरकार फेल हो गई है। और जितनी तैयारी की बेचैनी आपको दिख रही है, ये बात सही कि हम राजनीतिक दल हम तैयारी करते हैं, हम अपने संगठन को दुरुस्त करते हैं, अपने आंदोलन को तेज करने की कोशिश करते हैं, प्रत्याशी चयन की तरफ हम सोच रहे हैं। लेकिन जितना बेचैनी बीजेपी में है वो इसलिए है कि वो असफल सरकार साबित हुई उत्तर प्रदेश में। वो पर्दे डालना चाहती है कि कितनी हजारों मौतों पर पर्दे डालना चाहती है। अस्पताल नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाएं नहीं मिली, उस पर पर्दे डालना चाहती है। शमशान कब्रिस्तान छोटे पड़ गए, शमशान में लकड़ियां नहीं मिली, माँ गंगा का जो गोद थी वो कम पड़ गई लाशों से। तो ये इस असफलता पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी में बेचैनी ज्यादा है। वो लगता है कि चुनाव के लिए परेशान है, क्योंकि उनको लगता है जो भारी 325 सीटों का जनादेश उनको उत्तर प्रदेश में मिला था, अब वो मिलने वाला नहीं है। ये बात तय है कि हम लड़ेंगे, मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात तय है कि हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे, क्योंकि ये जो जुमलेबाजों की सरकार थी, जो धोखे से जनता के बीच मतलब तैयारी करेंगे ना सर, अभी तैयारी की नहीं है। ठीक है शैलेंद्र जी, जी ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है शैलेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको अपने कुछ और खास मेहमानों से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। सतीश पाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सतीश पाल जी आपका भी। और राजू वाल्मीकि जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे सतीश पाल जी का। सतीश जी क्या कहेंगे? विपक्ष तो बस खाली आस लगाए बैठा हुआ है कि छीका टूटे और पूरा दही मक्खन सब उनके पास गिरे। सवाल मुझसे है जी, जी 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 आप ही थे। देखिए, अभी बीजेपी का जो ग्राफ है वो पंचायत के चुनाव के बाद पर लोगों को लग रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं। और अत पिछड़े अत दलित जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता है। और अत दलित और अत पिछड़े दोनों इसलिए रहेंगे कि अभी जो बहुजन समाज पार्टी वाले बोल रहे थे, सज्जन, मैं बहुजन समाज पार्टी में ही मंत्री था, मैंने बहन जी से कहा था कि बहन जी ये अत पिछड़ों का आरक्षण अलग से कर दो। उन्होंने कहा ये मैं नहीं करूंगा। मैंने उनसे बड़ी विनम्र निवेदन किया था, लेकिन वो तैयार नहीं, क्योंकि उनमें अत दलित को करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जो एक दूसरी सरकार आने के लिए जो बिल्कुल नाम लिख रहे हैं कि कौन कहाँ क्या क्या करता था। मैं भी भाई कन्नौज से हूँ, कन्नौज में हमने उनको हराया। और जो बीजेपी का कैंडिडेट था, जो उस समय पर जब वो अकेले लड़ रहे थे तब वो जीते थे, और अब की बार सपा बसपा दोनों का गठबंधन था,
तब हमने उनके साथ अति पिछड़ा जोड़ करके, और वो माइनस बस उनके 3 पे 3 रह गया कि वो अपना और मायावती जी का वोट, उनकी बिरादरी का वोट और प्लस मुसलमान। अब आगे जो चीजें हैं, संपूर्ण विपक्ष जो है बिखरा हुआ है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि आप यही तो देख बात लेना, और सब आप ये देख लेना कि 2022 में सीटें हमारी 10-20-25 चाहे भले कम हो जाएं, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बननी है। इन जी। लोगों से कहिए कि ये बिना मतलब में धमकाए नहीं किसी को कि हमारे पास अधिकारियों की सूची बनी है, हमारे पास उनकी सूची बनी है। वो लोग कुछ देख सुन रहे हैं, वो कहीं कुछ नहीं होने, और जितना ये कहेंगे उतने बीजेपी आएगी, ये भी आप लिख लेना, क्योंकि इनकी बिल्कुल सतीश जी, गुंडागर्दी से। बिल्कुल सतीश जी आपने, ठीक है सतीश जी, आपने बहुत ही ईमानदारी से दो बात कही कि विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और ये इनको आस नहीं लगानी चाहिए। ठीक है सर, आप बने रहिए, आएंगे आपके पास में। जी, दलित चिंतक राजीव वाल्मीकि जी हमारे पास में। आपने कहा कि अति पिछड़े और दलित भारतीय जनता पार्टी के पास में। आपके पास आऊंगा अनिल जी, हमारे साथ में रमेश जी भी है, पहले सबको चर्चा में शामिल करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। राजू वाल्मीकि जी, मैंने आज आपको इसीलिए आमंत्रित किया है, सतीश पाल जी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा और दलित अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास में है, अति दलित। जी, इसमें मेरा ये विश्लेषण है। ठीक है सतीश पाल जी। जी, ये मेरा विश्लेषण है कि सतीश पाल जी जो बात कह रहे हैं, आंशिक रूप से वो उनका अपना तजुर्बा है, अनुभव है, और सच भी यही है। हुआ क्या है कि सपा और बसपा के शासनकाल में यह देखा गया कि सतीश पाल जी, रवि सोनकर जी कुछ बोल रहे हैं। यह देखा गया है कि वाल्मीकि जी, यह देखा गया है कि जहाँ तक संभव हो सका है, ओबीसी की जो जातियां हैं, उन जातियों में जो अपर लेवल पे जातियां थी वो लाभान्वित हुई एक शासनकाल में। बसपा में के पीरियड में एक अपर लेवल की जो जातियां थी वो हुई, और एक खास रणनीति के तहत पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के बीच में ये सेंध लगाई गई कि ये छोटी जातियां जो हैं इस वर्ग की, यह अंदर से असंतुष्ट हैं। और उसका कारण भी साफ समझ में आया कि जिस समय 93 का चुनाव हुआ था, दलित, मुस्लिम और ओबीसी फैक्टर था वो, जिसमें सपा और बसपा की गवर्नमेंट बनी थी 93 में जी। उसी कोलेशन को आजमाने की एक लंबे समय बाद कोशिश करी सपा और बसपा ने, जिसमें वो फेल्योर हुए। उसकी वजह यह रही कि आम जनता के बीच में, दलित वर्ग के बीच में और पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच में ये एक मैसेज गया कि यहाँ पर जब सत्ता में आता है, यह दल आता है, तो कुछ खास अपर लेयर के लोग हैं, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, वही लाभान्वित हो पाते हैं, जिस कारण उसका फ़ायदा भाजपा ने उठाया। और भाजपा ने 2 दलित चेहरे उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की कोशिश करी। उसमें एक बड़ा नाम रहा पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी को, जिन्हें SC/ST कमीशन का आयोग का चेयरमैन बनाया गया। बाद में उन्हें राज्यसभा भी उत्तर प्रदेश से भेजा गया। इसी तरह जी दूसरे दलों से जोड़कर ठीक है सर, डॉक्टर लालजी निर्मल को लाया गया। बाकी लोग नहीं सुन पा रहे हैं, उससे महरूम रह जा रहे हैं, ये बड़ा। जी जी, डॉक्टर लालजी निर्मल। ठीक है सर, आपके पास दोबारा से आएंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी जी, ठीक है। रमेश ठाकुर जी, आपकी टिप्पणी बड़ी बहुत ही मौजूद होगी, क्योंकि आपने सारी पार्टियों को सुना और पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति से भली बात परिचित भी हैं। क्या कहेंगे आप? है कि ये जो चुनाव होने वाला है 2022 का बीजेपी का उत्तर प्रदेश के लिए, ये बीजेपी के लिए बंद गली का आखिरी मकान साबित होगा इनके लिए। एक सबसे बड़ी बात है, सतीश पाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हो सकता है इस बार 10-20 सीटें हमारी कम हो जाएं। ये इनकी स्वीकारता, मुझे लग रहा है, इस पैनल की बात नहीं करता हूं, लेकिन प्रदीप जी और मेरे लिए समझने के लिए बहुत कुछ है। कई चीजें स्पष्ट हो जाती है इसके बाद में। अब चीजें आ जाती हैं, अभी जो पंचायत चुनाव हुआ है, हम उससे थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी की सेहत पे अगले 7-8 महीने के बाद कितना असर पड़ने वाला है, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा है। इसमें क्या हुआ, आपका जो एक वोट, कैडर वोट आप जिसको कहते थे अगड़ी जातियों का, वो वोट आपसे कटा। आपके पास अति पिछड़ा वर्ग, वो वोट आपसे कटा।
आपने 2019 में लोकसभा चुनाव में आपने जो दलित वोट पे सेंध मारी थी, वो वोट आपसे कटा। तो इस भरपाई आप इस 7-8 महीने पे आप नहीं कर पाओगे। वो इसलिए नहीं कर पाओगे, इस समय जो माहौल चल रहा है आपके खिलाफ और आपकी सरकार के खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके अधिकारियों के खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ, ये जो जनाक्रोश जिस तरीके से फैला हुआ है, चाहे उस जनाक्रोश की ये गंगा आप देख लो, चाहे नदियों में शवों का बहना हो या कतारों में शमशान घाट के बाहर आपके लोगों की लाशें लगी हुई हैं, और पेट्रोल का, डीजल का जो रेट है, ये जहां पे पहुंची है महंगाई को, ये सारे को जब आप एक बंद कमरे में आप इसकी समीक्षा करते हो, तो मुझे लग रहा है ये सब चीजें फैल जाती हैं पूरी तरीके से, और उसका फैलाव की जो किरणें होती है वो पूरे प्रदेश की जनता देखती है। पंक्ति में बिल्कुल लास्ट जो व्यक्ति है जिसके लिए आपने कहा था सबका विकास, सबका साथ और सबका सहयोग, मुझे लग रहा है ये आपकी जो 3 चीजें हैं वो पंक्ति में लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति के पल्ले कुछ नहीं पड़ा पाया, उनके हिस्से कुछ नहीं पाया। ये मुझे लग रहा है 2022 में जब आप चुनाव में आओगे तो मुझे लग रहा है ये बड़ी दिक्कत होती है। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि इस वक्त जो दिल्ली में हम लोग बैठे हुए देख रहे हैं, जहां मेरा घर है, घर के थोड़ी दूर पे ही इनका सेंट्रल ऑफिस है बीजेपी का, तो हम लोग देखते हैं तो इतनी भगदड़ बची हुई है। भगदड़ अंदर खाने जो चीजें निकल के आ रही हैं वो ये है कि योगी जी को शायद 2022 के लिए रिप्लेसमेंट कर दें, उनको दिल्ली बुलाया जाए। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिएगा, यूपी के लिए, यूपी की अगर बीजेपी है तो योगी आदित्यनाथ से है। अगर उनको हटा के अगर किसी और भी, चाहे मौर्या जी, चाहे दिनेश जी, किसी को भी लाने की अगर कोशिश की, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ जाएगा। अब दूसरी बात ये है, इस समय जो संगठन को लेकर आपने बहुत ठीक है रमेश जी, आपने बहुत शानदार टिप्पणी की है। दोबारा से आऊंगा आपके पास में। अनिल झा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो पक्ष है वो धमकाए ना, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनको विपक्ष को नहीं धमका रहा है, धमका दे प्रदेश की जनता रही है, और धमका उनको संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो धमका रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेके, कि भाई अब देख ही रहे हैं कि आज तो नया न्यूज में बहस चल रहा है कि भाई योगी जी हो सकता है, योगी जी को भी रिप्लेस। कल तक हम लोग बात कर रहे थे कि शायद मौर्या जी को संगठन में और अरविंद शर्मा जी को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, हम विभाग देके, लेकिन आज तो चर्चा ये हो रही है कि योगी जी भी शायद रिप्लेस किए जाएंगे। खैर वो उनका इंटरनल मामला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो सरकार ने 4.5 साल में जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने इनको मैंडेट, नहीं अनिल झा साहब, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब समय है सवाल जवाब का। सवाल ये है, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा तो आपको मिलेगा। सवाल है कि आप कितने तैयार हैं? आपने कोई तैयारी की नहीं है। तैयारी क्या होती है? चुनाव में 2 तरह की तैयारी होती है। एक तैयारी होती है जब चुनावी घोषणा से पहले कोई भी पार्टी अपने संगठन को दुरुस्त करता है, संगठन तैयार करता है बूथ लेवल पे, या जो भी अपनी तो आपका संगठन पूरा तैयार है? हमारा बिल्कुल। इस समय चुनावी माहौल नहीं है, देश की जनता, प्रदेश की जनता, हर लोग त्रस्त हैं। दूसरा वो अलग बात है, तैयारी नहीं, वो अलग बात है। तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी, जोर शोर से तैयारी कर रही है, अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है। जी, आपने अभी सुन लिया पाल जी को कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये काम किए हैं और ये काम करेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। नहीं, तो आपको किसने मना किया कि आप चुनावी मोड में ना रहें? पेपर है, उसके बाद चुनाव है, देश की जनता जिंदा। अरे भाई, आप घर में रहकर के वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, आप संगठन के काम घर में बैठ करके कर सकते हैं। किसने मना किया आपको? तो कर रहे हैं ना, बताइए ना। तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। जहाँ हमारे संगठन जो फ्रंटल है, फ्रंटल के जिला लेवल के सदस्य जो हैं, जो आपके वार्ड लेवल के सदस्य हैं, जो विधानसभा वाइज सदस्य हैं, जो बूथ लेवल के सदस्य हैं, सब मनोनीत। जरा ये बता दीजिए, सुनिए अनिल झा साहब, जरा अनिल झा साहब ये बता दीजिए, शिवपाल यादव जी का क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है आपकी। जी ने समय समय पे कहा है, देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर छोटे दल है जिनका अपना जनाधार है, प्रदेश की जनता एक्सेप्ट करती है और उनका शिवपाल यादव जी के साथ में गठबंधन होगा या वो अपनी पार्टी मर्ज करेंगे, क्या परिवार एक होगा? ये आज भी सबसे बड़ा सवाल है मीडिया में। बात यहाँ प्रदेश की जनता की, बात यहाँ पर तैयारियों की भी है, क्योंकि यादव वोट बैंक बढ़ता है अगर 2 अलग अलग होते हैं। फिलहाल इसके लिए क्या रणनीति है?
तैयारी की बारी आएगी जब चुनावी घोषणा होगा, चुनाव आयोग जब घोषणा करेंगे डेट का, फिर आपको ग्राउंड पे भी दिखाई देगा। मैंने बार बार कहा ना कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। हमारे लिए पहले सहानुभूति है लोगों के प्रति, हमारे लिए पहले जो है आंखों का जो श्रम होता है वो है अपने प्रजा के प्रति। हम लोग पहले इस समय जो महामारी से, कोरोना से, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है पंडित अनिल झा जी, वो सारा ठीक है। आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, सारी विपक्ष की कद्र करता हूं कि उनके लिए पहले कोविड है, बहुत आप लोग काम कर रहे हैं। चुनाव भी तो जीतना है, सरकार बनानी, तभी तो आप लोगों का भला कर पाओगे। कैसे करोगे भला? जाती है सर, चुनाव टीवी पे अमित शाह जी जीतते हैं, अब की बार 200 पार, अब की बार 400 पार। जमीनी मोदी जी, अनिल झा साहब सवाल सुन लीजिए। मोदी जी साहब कहते हैं नैरेटिव सेट किए जाते हैं, और रमेश ठाकुर जी जरूर इस बात से एग्री करेंगे, बिना नैरेटिव सेट किए चुनाव नहीं जीते जा सकते। ये डिलीवरी करना पड़ेगा, और 7 साल मोदी जी को भी पूरा हो गया कल, और 4.5 साल लगभग योगी जी को भी पूरा हो गया है। कितना क्या डिलीवरी देश में और प्रदेश में हुई है जनता जानती है। थोड़ा सा इंतजार करिए, पहले तो हम लोग बात कर लें कि पहले देखिए ना क्या होता है। पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव चल रहा है, पहले भारतीय जनता पार्टी की चुनाव। अरे भारतीय जनता पार्टी तो, मैं बार बार कह रहा हूं अनिल जी, ब्रेक मार जाऊंगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन से लेकर के, सरकार से लेकर के सारे कील कांटे दुरुस्त कर रही है, और आप अभी कह रहे हैं कि हम खाली कोरोना में लगे हुए हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सवाल यही है कि विपक्ष, जो पाल जी ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे, दुहाई दे रहा है, और यही हाल रहा तो 22 उसके हाथ से निकल जाएगा, और उसके बाद 24 में भी उसके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम राजीव उपाध्याय जी का रुख करेंगे। हाँ राजीव उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अपनी ऑडियो खोल लीजिए राजू जी, अपनी ऑडियो खोल लीजिए, आपकी ऑडियो जी। हुए हैं, थोड़ी देर पहले उनका वक्तव्य सुन रहा था कि जब तक अति दलित और अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, तब तक कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता है। बड़े भाई से एक चीज कहना चाहते हैं कि अति दलित और अति पिछड़ा को अलग करके पाना क्या चाहते हैं, ये तो बतावें। जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से, संविधान से नौकरी ही खत्म करने जा रही है, तो अति दल और अति पिछड़ा जो है, अति दलित और अति पिछड़ा, ये क्या पाएगा? क्यों गुमराह कर रहे हैं अति पिछड़े व्यक्तियों को? ये भी तो पूछिए उनसे कि भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि उपाध्याय, राजीव उपाध्याय जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप सतीश जी से सवाल पूछ लीजिएगा।
लेकिन कुछ सवाल है जो आपसे समझने हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये वो सतीश पाल जी ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई थी तो पिछड़े और दलितों ने उनका भरपूर सहयोग किया था, और अब वो कह रहे हैं कि अभी भी तक इंटैक्ट है। आप ये बताइए कि क्या बसपा का वोट बैंक किसका है या अभी भी इंटैक्ट है आपके पास में? 2017 और 19 में हल्का फुल्का इधर उधर हुआ था, वो मोदी जी के नीतियों, योगी जी के नीतियों और सतीश भाई जैसे लोगों को नीतियों के कारण ये पुनः बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव कर गया है। आज ये इनका लोभ और लालच और प्रलोभन देने कैसे, क्या अचानक से ऐसे क्या हो गया राजीव उपाध्याय जी? राजीव उपाध्याय जी, अचानक से ऐसे क्या हो गया बसपा में कि जो दूसरी पार्टियों से मोह भंग होकर के सारे लोग आपके पास आ रहे हैं? बहुजन समाज प्रदेश में ठोको नीति चल रही है, फलाने नीति चल रही है। इन नीतियों के विरोध में आप खुद समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी 18 मंडल में जाते हैं, 18 मंडल में कहीं अस्पताल नहीं बनते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है आदमी को, दवाइयां नहीं मिल पाती है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होता है तो राजीव उपाध्याय तो कम होते हैं। आपकी बात जी, आपकी बात से राजीव वाल्मीकि जी से आपकी बात ठीक है। राजीव वाल्मीकि जी ठीक है। राजीव वाल्मीकि जी, क्या आप राजीव उपाध्याय जी की बात से सहमत हैं कि दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक खिसक करके वापस बसपा में आ गया है? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना एक राजीव वाल्मीकि जी, सभी राजनीतिक जी पार्टियों का अपना एक दृष्टिकोण होता है। उन्होंने शुरू से ही दलितों को, मुस्लिम्स को लीडर माना। राजनीतिक आंदोलनों के चलते, बाबा साहब की स्वीकार्यता के चलते दलित वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में सारे लोग सचेत हुए, जागरूक हुए। अब उन्हें अपने वोट की कीमत नज़र आने लगी है। उनका हित जिस दल में संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, उसे अब जाने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। होता क्या है राजीव वाल्मीकि जी, ये हम सब जानते हैं जी, हम आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं। राजीव वाल्मीकि जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या बीजेपी से अति दलित, अति पिछड़ा खिसका है और वो बसपा की ओर गया है? नहीं, अभी ऐसी कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि बसपा की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। जी, राजीव वाल्मीकि जी कह रहे हैं ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, योगी बाबा जी कहीं खड़े हुए क्या? हम लोग तो खड़े हुए हर जगह, चाहे हाथरस की घटना हो, बदायूं की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की घटना हो, हर जगह बहुजन समाज पार्टी खड़ी रही है। तो राजीव वाल्मीकि जी खुद दलित चिंतक हैं। राजीव उपाध्याय जी वो खुद कह रहे हैं कि अभी नहीं खिसका है। आप कहूंगा कि हाथरस की घटना को बतावें, दलित आज तक भूला नहीं है, ना भूलेगा 2022 तक। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। उस घटना को बिल्कुल राजनीतिक रंग दे करके और लोगों को बचाया गया। बहुजन समाज पार्टी तो ये उस समय मांग कर रही थी कि दलितों के साथ ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो आदमी सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात करते हैं वो किस तरह के राज करना चाहते हैं बाबा जी। और अगर वो दलितों के ऊपर अत्याचार न हुए होते तो आज बाबा जी को 4.5 साल बाद इस तरह से कुर्सी हिलती न दिखाई दे। ठीक है। अरे भाई, सवाल राजीव उपाध्याय जी ये है कि क्या वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ कि नहीं? राजीव वाल्मीकि जी साहब कह रहे हैं कि अभी शिफ्ट नहीं हुआ। रमेश ठाकुर जी की टिप्पणी बड़ी मौजूद होगी। ठीक है, रमेश ठाकुर जी आप बताइए। बसपा कुछ गलतफहमी में है। गलतफहमी इनकी ये है कि जब आपने एक उदाहरण दिया कि एक मटका ऊपर लगा हुआ है, वो नीचे इंतजार कर रहे हैं कि बिल्ली से जो बचेगा वो नीचे लटकेगा। मुझे लग रहा है इस बार जो मटका है वो खुद ही नीचे से फटा हुआ है। नहीं रमेश जी, मेरा कहना ये मुहावरा है कि बिल्ली, आपका मुहावरा गलत है। ये देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी से फूट रहा है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था से फूट रहा है। नहीं, अभी टूटा है कि नहीं टूटा है शैलेंद्र जी, ये अलग बात है। आपके पास आएंगे। रमेश जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी, अच्छा अभी आएंगे आपसे, फिर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसमें परिभाषित मैंने करा है, दरअसल वो मटका ही फटा हुआ है। सपा बसपा ये चाह रही है कि इस समय जो सिटिंग गवर्नमेंट में है भाजपा की, उनके पास चाहे कोविड का मिसमैनेजमेंट हो,
महंगाई ज्यादा हो और अभी गर्मा गर्म 2-3 राज्यों से इन्होंने चुनाव हारा है, उससे जनता देख रही है कि अब इनके पास कुछ नहीं है, उसका साथ हमें सब कुछ मिल जाएगा। सतीश जी आपके पास भी मुझे लग रहा है ऐसा होने वाला है। सतीश जी आपके पास भी बीजेपी का अपना एक बूथ लेवल है, मजबूत बूथ लेवल है, और आज भी अगर भाजपा पूरी तरीके से मजबूत है तो योगी के नाम से है। हालांकि वो अलग बात है कि 18 मंडलों में पूरे जगह घूम के जाते हैं। अभी बरेली मंडल में हमारे मंडल में जब आते हैं तो उस समय हम लोग खुद ही थे, तो वहां के जनप्रतिनिधि जितने भी थे, चाहे विधायक एमपी वगैरह जो थे, सब लोगों ने एक शिकायत करी महाराज जी के सामने कि हमारे कोई बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। इस तरीके से लेकर 18 मंडलों में सब यही नहीं, मैं आपसे यह समझना चाह रहा था रमेश ठाकुर जी कि जो दलित और ओबीसी वोट बैंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो जिधर शिफ्ट हो जाता है सरकार उसकी बन जाती है, अभी उसकी क्या स्थिति है? जितना वोटर है, मुझे लग रहा ये थोड़ा सा पीछे मत जाओ कि ये बहुत इलिटरेट वोटर होता है, समझदार नहीं होता है, समझता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा इस समय उनके अंदर राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा आ गई है। ये 2017 से हमने देखा है, 2019 से देखा है, वो पत्ते लास्ट तक नहीं खोलता है। मुझे लग रहा इस बार उनका जो जनादेश है बिल्कुल स्पष्ट है। अभी पैनल में किसी ने बताया कि वो मूव कर चुका है, ये बिल्कुल सही बात है। छटक के जिस तरीके से बसपा से दलित वोटर जो गया था, मुझे लग रहा है कम से कम 80% वो फिर छटक के वापस आ चुका है। उनको लगा कि हम अगली जाति के साथ में जा रहे हैं या दूसरे पार्टी के पास जा रहे हैं, वह हमारा भला होने नहीं वाला। मुझे लग रहा है वो फिर मूव कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी जी राजू वाल्मीकि जी आप सुन रहे, रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि जितना उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला, इसलिए वो मूव कर रहा है। तो आखिर कहाँ मूव कर रहा है ये दलित और ओबीसी? बस प्रश्न यही है। मैं रमेश ठाकुर जी की बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी एक राजनीतिक दल के लिए वो मूव नहीं कर रहा है। वो अगर कहीं पे अगर उसे लगता है, महसूस हो रहा है कि दूसरा विपक्षी दल के रूप में सपा आ रही है, तो वो वहाँ जा सकता है। अगर उसे लगता है कि बसपा जी को सुन लीजिए, बसपा का जनाधार उसे लगता है कि कहीं से खिसक गए, जी उन्हें लगता है कि बसपा का जनाधार खिसक चुका है, इसलिए दलित और ओबीसी के मन में अगर कहीं भाजपा से छिटक कर कहीं अगर जाने की अगर कहीं भी कोई गुंजाइश बचती है, तो निश्चित तौर पे कोई भी कमज़ोर व्यक्ति ताकतवर आदमी के साथ जाना चाहता है। और अभी की स्थितियां ये हैं कि कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह से वोटों का कलेक्टिव एजेंडा नहीं तैयार कर पा रहा है। जी ठीक है, मतलब अभी भी असमंजस की, ठीक है जी, असमंजस की स्थिति आपके पास में आ रहा हूं। निश्चित तौर पे आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे कि जी और अति दलित बीजेपी के साथ रहेगा तो चुनाव कोई हरा नहीं सकता। मेरा परिदृश्य जो मुझे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश का ये जो 2022 का चुनाव है ना, ये अति पिछड़े पर जा रहा है ना अति दलित पर जा रहा है। अब जनता की आंखें खुल चुकी हैं, सुनिए, आंखें खुल चुकी हैं। लोग देख रहे हैं कि रुपया जो है टका से कमजोर हो गया है, प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की ज्यादा हो गई, भारत की कम हो गई है। आज आंकड़ा आया -7.33, आपके टीवी दिखा रहे थे कि विकास की दर है। बढ़ती बेरोजगारी, गली गली में भूख से जंग हो रही, भूखा आदमी सो रहा है, दुकानें बंद हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी का आलम, और ऊपर से ये निरंकुश नौकरशाही है। और जिस तरीके से पुलिस अराजक हो गई है उत्तर प्रदेश में। एग्रीड। शैलेंद्र दीक्षित जी, आपकी सारी बातों से सहमत। सवाल ये उठता है कि आखिर आप कितना तैयार है इन सब कमियों को कैश कराने के लिए? लोग कह रहे हैं कि इनसे अच्छी कांग्रेस ने 70 साल में जो दिखाया, शैलेंद्र दीक्षित जी, उससे ये 100 कदम नीचे ले गए भारत को। शैलेंद्र दीक्षित जी, 70 साल में आपने जो करके दिखाया, 31 साल से उत्तर प्रदेश आपको आईना दिखा रहा है। आ रहा हूं सतीश जी आपके पास में। शैलेंद्र दीक्षित जी, आप सवाल सुनिए। शैलेंद्र जी, सवाल सुन लीजिए। हालात है आज उत्तर प्रदेश में, इसके लिए ये जिम्मेदार है। ये इसके लिए मर गए लोग हजारों की संख्या में। इसका शैलेंद्र जी, सवाल सुन लीजिए भाई, आपने पूरी बात कर ली। सवाल जी, दलित का जवान भाई इसलिए मर गया कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा?
नहीं, ऑक्सीजन ना मिलने से तमाम लोगों की मौत हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। एक की बात नहीं है शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तमाम खामियां हो सकती हैं वर्तमान में, लेकिन अरे सवाल तो सुनिए भाई, सवाल तो सुनिए शैलेंद्र जी, आप सवाल ही नहीं सुन रहे। आप कितना तैयार है पहले ये बता दीजिए, आप कितना तैयार है बताइए। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं और उन लोगों को बता रहे हैं कि सरकार कितनी बेईमानी से सुनकर के 31 साल से उत्तर प्रदेश आपको आईना दिखा रहा है। बात कर रहे हैं, हम 22 की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सवाल सुनिए भाई, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल नहीं सुन रहे आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं शैलेंद्र जी। सवाल भी सुनिए। 31 साल से उत्तर प्रदेश आपको आईना दिखा रहा है, वेस्ट बंगाल ने आपको आईना दिखा दिया, असम में आपको आईना मिल गया, पंडिचेरी में आपने आईना देख लिया। 2014 के बाद से आपका लगातार पराभव हो रहा है। इसलिए हम हार रहे थे। आज जनता को समझ में आ गया कि कब्रिस्तान शमशान प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल, शिक्षा और रोजगार प्राथमिकता है। तो जिस तरीके से हम 70 साल सत्ता में रहे, ये भी तो देखिए, हम ठीक उत्तर प्रदेश इसीलिए तो शैलेंद्र जी मैं कह रहा था कि आप भी उसी सहारे बैठे हुए हैं कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा और उसको खाने को मिलेगी मलाई। यही बात हुई ना। तैयार बैठे हैं और जनता को बताएंगे, उसको तैयार करेंगे इसके लिए कि वो अति पिछड़े या तो उस पे हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान पर वोट न करे, देश के विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, चिकित्सा और शिक्षा के नाम पर वोट करे। जो हिंदुस्तान, जिसने हिंदुस्तान को बांग्लादेश से आज पीछे खड़ा कर दिया, उसके खिलाफ एकजुट होकर के वोट करे। और मेरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस पर विश्वास करेंगे। बिल्ली की भाग से छीका टूटने वाला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता से और इनकी जुमलेबाजी से। अरे शैलेंद्र दीक्षित जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। सब बिल्ली के भाग से छीका टूटने की बात इसलिए हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनी और वोट बैंक बिखरा तो आप ही लोगों की सरकार बनेगी। हम जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं, हम जनता के दुर्गंध को लेकर के सड़क पर लड़ रहे हैं। रमेश ठाकुर जी, कितना लड़ रहे हैं ये देख। उत्तर प्रदेश आपको आईना दिखा रहा है 31 साल से। अरे आप करते रहिए सेवा, किसने मना किया है? सत्ता नहीं होगी, सेवा क्या करेंगे? हम इनकी विफलताओं के बल पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में पराजित होने जा रही है। ठीक है रमेश ठाकुर जी, ठीक है रमेश ठाकुर जी, आप बताइए कांग्रेस की स्थिति का आंकलन जरा करिए, कहाँ खड़ी इस समय? हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी। जो आपने कहा 31 साल से ये बिल्कुल बाहर है, इनका कोई जनादेश नहीं है। इसकी एक पीछे की अगर बैकग्राउंड अगर आप देखो, पर्दे की कहानी देखो, तो इनके साथ में बड़ा अन्याय हुआ है। अब जो रीजनल इनकी जो पार्टी जो नेता होते थे वो भरोसे रहते थे दिल्ली के नेताओं के। दिल्ली के नेताओं ने क्या करा, रीजनल पॉलिटिक्स को, रीजनल नेताओं को, उनकी आकांक्षाओं की, इनकी बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। यहाँ से चाहे प्रमोद तिवारी जी हो गए या बड़े और भी कोई नेता हो गए, चाहे जितिन प्रसाद वगैरह हो गए, ये जब जाते थे दिल्ली में अपनी बात करते थे, संगठन की बात करते थे, संगठन को आगे बढ़ाने की बात करते थे, तो वहां से सिर्फ ये होता था कि जो कुछ होगा वो सारा का सारा दिल्ली से होगा। तो वही चीजें सामने आ गई कि धीरे धीरे संगठन जाता गया, इनका जो अपना जो कैडर था वो सारा का सारा सपा में शिफ्ट हो गया, बसपा में शिफ्ट हो गया, दूसरी पार्टियों में चला गया। मुझे लग रहा अब जो जिस तरीके से प्रियंका गांधी जिस तरीके से नए सिरे से एक जान झोंक रही है, वहां जा रही है, नेताओं से मिल रही है, जमीनी कार्यकर्ताओं से मिल रही है और शैलेंद्र जी जैसे लोगों से मिल रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जितना कोरोना काल में थोड़ा बहुत उन्होंने किया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है रमेश जी, सतीश जी के पास है। सतीश पाल जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कहना ही चाहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि अत दलित अत पिछड़ा के मामले में कहा था उन्होंने कि आखिर क्या किया ऐसा बीजेपी ने, या क्या ऐसा हुआ है। कुछ दो तीन लोगों के मुझे झा साहब की बात का भी जवाब देना है, उपाध्याय जी की बात का। उपाध्याय जी संभवतः बीएसपी के प्रवक्ता हैं और झा साहब सपा के प्रवक्ता हैं जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र दीक्षित साहब हैं, और सतीश पाल जो है वो भाजपा की तरफ से है। तो यहाँ तुम समझ लो कि तीन प्रवक्ता किस जाति के, एक कहाँ से है, तो वहीं पे भाजपा के साथ है सब, ये नोट कर लो। दूसरी बात, पीएम जो है वो अत पिछड़े हैं और जो राष्ट्रपति है वो अत दलित है। इनको आप गलतफहमी मत दीजिए। आपने ब्राह्मणों की तरफ इशारा किया
तो आप ये गलतफहमी में मत रहिए। ब्राह्मण निकल चुका है बीजेपी के हाथ से। ब्राह्मण बेवकूफ नहीं है। प्रदेश का ब्राह्मण, देश का ब्राह्मण बेवकूफ नहीं है। ब्राह्मण हमेशा सरकार नहीं, आपने कहा ना कि एक जाति से वो कहाँ है, तो आप पाल जी, आप अति पिछड़ा, अति दलित करते रहिए। ब्राह्मण समय समय पे सबको आईना दिखाया है, और योगी जी को भी, बीजेपी को भी आईना दिखाएगा उत्तर प्रदेश में 22 में। समझ रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण बेवकूफ नहीं है। नोट कर लो, ब्राह्मण अगर सरकार बना सकती है तो ब्राह्मण सरकार गिरा भी सकती है। ब्राह्मण कहाँ है? ये कमरे से बाहर निकल के देखिए। ब्राह्मण कहाँ है? कमरे से बाहर निकल के देखिए। एक एक ब्राह्मण को चुन चुन के जो इनकाउंटर किया गया, मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है, ब्राह्मण आज कहाँ है? निकल के कमरे से बाहर देखिए। साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जी नहीं होता अगर ब्राह्मण जातिवाद तो रावण को भगवान मनवा देता, राम को नहीं। आप मैंने कहा ना कि ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण कभी भी धर्मवादी नहीं होता, ब्राह्मण कभी भी सत्तालोपित नहीं हो सकता। लेकिन ब्राह्मण को जब जिसने छेड़ा है, ब्राह्मण को जब जिसने प्रताड़ित किया, ब्राह्मण ने आगे आके उसको आईना दिखाया है। भरपूर जो भी बन सकता है ब्राह्मण से, ब्राह्मण ने किया है। ब्राह्मण हमेशा सत्ता बनाने में माहिर रखता है। अरे भाई, बात यहाँ पर ब्राह्मण की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर विपक्ष की हो रही है। सतीश पाल जी, सर रुकिए, अनिल झा जी आप रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। सतीश पाल जी, सतीश जी एक सवाल सुन लीजिए पहले। सवाल ये है कि क्या, अगर सवाल सुनिए सतीश पाल जी, सवाल। शैलेंद्र दीक्षित जी है, अनिल झा जी है, ये कौन से जात से और कहाँ है, ये आपने कह दिया। अरे आपने, अरे तो हम बेवकूफ थोड़े, तो हम समझदार हैं, हम समझदार हैं, जानते हैं तीनों ब्राह्मण है, और तीनों ब्राह्मण आज के समय में तीनों ब्राह्मण आपकी खिलाफत कर रहे हैं। 3 ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, तीनों आपको खिलाफत कर रहे हैं। 3 ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, तीनों ब्राह्मण आपके खिलाफ में है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। ऐसा नहीं कि अनिल जी, सतीश जी से एक चीज पूछिए। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, इनकी नीतियां विरोध करने लायक है। ये अति पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए नहीं, क्या इन्होंने क्या, देखिए इनकी मानसिकता देखिए। ये कह रहे झा साहब भी है, शैलेंद्र दीक्षित भी है, और राजीव उपाध्याय भी है, और ये कहाँ से है ये सब। अरे अगर सतीश पाल जी, आपने मेरी चर्चा को दूसरा रूट मोड़ दिया। भाई रुकिए, आप सभी लोग रुकिए। भाई राजीव उपाध्याय जी आप भी रुकिए, अनिल जी आप भी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। सतीश पाल जी के पास चलेंगे। सतीश जी सवाल सुनिए। भाई आपने हमारी चर्चा का दूसरा रूप दे दिया। सवाल सुनिए आप, सतीश जी सवाल सुनिए पहले। आपको क्या लगता है, आपने बड़ी होशियारी से कह दिया कि ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता है, तो क्या बाकी जातियां जातिवादी होती हैं क्या? सुन लीजिए, इस प्रदेश में अति पिछड़े का आरक्षण, दलित का आरक्षण 2002 में, आप पहले ये बताइए, आपने सवाल सुनिए, आप ये बताइए कि इस बार टारगेट कितना सेट किया है अपना भारतीय जनता पार्टी ने? क्या आपकी बात 400 के पार है? बात सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से। अगर इन्होंने पिछड़े का आरक्षण इस चुनाव के पहले कर दिया तो कोई रोक नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी। 4.5 साल से किसी ने रोक रखा था क्या? 4.5 साल से किसी ने रोक रखा था क्या? 7 साल से किसी ने रोक रखा था क्या? नहीं, 7 साल से किसी ने रोक रखा था, 4.5 साल से रोक रखा था किसी ने मना कर रखा था विपक्ष, इनकी भला मत करो। अब आप करेंगे, चुनावी लॉलीपॉप देंगे तो वो अति पिछड़ा, अति दलित, महादलित सब समझदार है कि चुनावी लॉलीपॉप देके अभी आप केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना देंगे तो क्या पिछड़ा आपसे संतुष्ट हो जाएगा? अरे भाई रुकिए, ये जातिवाद पर राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रहा विपक्ष कितना तैयार है। शैलेंद्र दीक्षित जी, मैं आप सुनिए। सतीश पाल जी रुकिए, अनिल झा जी रुकिए, भाई आ रहा हूं। अरे रुकिए भाई, राजीव उपाध्याय जी रुकिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए प्लीज। अनिल झा जी आप भी रुकिए। सतीश पाल जी, आपने एक शब्द कह के पूरी डिबेट को डिरेल कर दिया। सतीश पाल जी ये बताइए, क्या आपको विपक्ष के बिखराव का फायदा मिलेगा? अरे रुकिए सतीश पाल जी, आप भी कैसे बात कर रहे हैं भाई? आप ये बताइए, क्या विपक्ष के बिखराव का फायदा आपको मिलेगा? मुझे जब कहोगे तभी मैं बोलूंगा।
दूसरे को भी कह दीजिए कि मेरे बीच में ना बोले। बिल्कुल बीच में आप मत सवाल बोले, कीजिए। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है, बीच में ठीक मत है। बोले, ठीक है। बताइए सतीश जी, बताइए सतीश जी, क्या मैंने आपसे सवाल किया, क्या बिखरे विपक्ष का फायदा आपको मिलेगा? पूरा फायदा जी जी, मिलेगा। और मेरे द्वारा मेरी जो योजनाएं चल रही है, ये योजनाओं का जिक्र कहो तो मैं पढ़ देता हूं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि संतप्त न हुआ हो। हर घर में टट्टी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और तमाम गरीब कल्याण योजना, स्वनिधि योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बहुत योजना। सचिन पाल जी सवाल सुनिए। जब 120 योजनाएं चल रही हैं, मुझे पता है, और हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों? क्यों इतनी उठापटक हो रही है यहां से लेकर दिल्ली तक? सोचना ही अच्छी बात है कि अगर कोई बात हो रही है तो वो लोग आप जब इतनी अच्छी योजना, नहीं, आप जब इतनी अच्छी योजनाएं सबके लिए चला रहे हैं, रमेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, तो इतनी बेचैनी क्यों? चिकित्सा के लिए, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, 5 करोड़ लोगों को इलाज, क्या वो बता सकते हैं इस कोरोना में एक आयुष्मान कार्ड से किसी को इलाज मिला उत्तर प्रदेश में? एक आयुष्मान बताइए कार्ड। भाई सतीश जी, बताइए भाई सतीश जी, जवाब दीजिए। लोगों को जेवर भी गए, बहुत अच्छा, मकान भी गए, बहुत अच्छा सवाल किया। लोग बेमौत मर गए। क्या एक आयुष्मान कार्ड से किसी को इलाज मिला इस उत्तर प्रदेश में? बताइए इस कोरोना काल में। मैं बता रहा हूँ जी। देखिए कोरोना पूरे विश्व की बीमारी है। जिस तरीके से चीजें आई और जिस तरीके से मारामारी पड़ी, ये एक प्राकृतिक आपदा है या चाइना के द्वारा भेजा गया वायरस है? अरे भाई, कोरोना के विषय में मत बताइए कि कहां से आई, क्या आई। हम राजनीति की चर्चा करें, राजनीति पर रहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जितने भी अस्पताल थे, इतनी अफरा तफरी हो गई, इतना ज्यादा बातें मतलब वो हो गई। आप जिन चीजों को कह रहे हो सरकार सुधारने में लगी है। आप लोग विपक्ष के हो, मेरे अगर कोई कानपुर का कोई रहने वाला है इसमें क्या कोई हो? वो मेरे कौन कानपुर का? ठीक है सचिन पाल, ठीक है सचिन पाल जी, आपकी बात हो गई। रुकिए, फाइनल कमेंट के लिए चलना है मुझे, समय कम है। कानपुर से, अब प्रदीप जी भी कानपुर से। आप चारों लोग नहीं, मैं लखनऊ का हूँ भाई। कानपुर से भी मेरा रिश्ता अच्छा है, लेकिन लखनऊ का हूँ जी। सतीश पाल जी, बात हो गई आपकी। फाइनल के लिए आपके पास आ रहा हूँ। राजू वाल्मीकि जी के पास चलेंगे। राजू वाल्मीकि जी, आपका फाइनल कमेंट बता दीजिए कि दलित और जो पिछड़ा वोट बैंक आप बता रहे थे, उसके हिसाब से कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, कौन सी पार्टी पीछे रह रही है? सच्चाई ये है कि यदि दलित पहले उसका बसपा से मोहभंग हुआ, इसके बाद स्थितियां ये आई कि भाजपा सत्ता में आई। आज स्थितियां ये हैं कि सपा गवर्नमेंट के पीरियड में दलितों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर, प्रोन्नति में आरक्षण में प्रोन्नति को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने। राजू जी, समय कम है जी, आप थोड़ा 20 सेकंड में जल्दी से बता दीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि दलित वोट असमंजस की स्थिति में है। सपा उसे अगर विकल्प रूप में दिखती है तो उसकी कमी उसे ये नजर आती है कि इसने हमारे प्रोन्नति के आरक्षण में प्रोन्नति को बाधित किया था, जिससे सीओ इंस्पेक्टर बन गया, इंस्पेक्टर आईओ हो गया। इस तरह की स्थितियां रही हैं। दूसरी चीजें ये हुई हैं कि बहुत सी चीजों तो उन्होंने वादा कर दिया कि हमारी भूल थी, हम आएंगे तो दुरुस्त बात ये होती है कि जब भूल असमंजस की स्थिति में इसीलिए कह रहा हूं, और यही कारण है कि आज भी दलित वोट बैंक जितना का जितना है बिल्कुल निश्चित तौर पर चौराहे पर खड़ा हुआ है। अभी असमंजस की स्थिति में है जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजीव उपाध्याय जी, कहाँ आप कितनी उम्मीद है आपको, कितनी सीटें मिलेंगी आपको? सुखाए के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अति दलित, सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलने जा रहा है। योगी जी के विफलताओं से जो वोट है वो मिलने जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी आने वाले 2022 में अग्रणी रोल निभाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये देखिएगा आप लोग।
क्योंकि दलित जो 2-4% अभी ठाकुर साहब हमसे कह रहे थे कि 2-4% जो दलित इधर उधर भाग गया था, जो 2-4% ठीक है भाई। राजीव उपाध्याय जी, समय हो गया आपका। अनिल झा जी, आपने पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, क्या इसको बरकरार रख पाएंगे? था और अभी भी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे कार्यकर्ताओं से। आप प्रदीप जी अगर कहते सवाल में पूछ लो, इन्होंने हमसे बड़े सवाल पूछे हैं। सतीश जी आपके पास, सतीश जी आपके पास आऊंगा दोबारा से जी। नहीं, आपकी बात हो गई। अनिल जी आपकी बात हो गई। शैलेंद्र जी, समय समाप्त हो गया, सवाल पूछने का समय नहीं है। शैलेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। सतीश पाल जी, समय समाप्त हो गया, समय नहीं है सवाल पूछने का। श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बड़े भाई मेरे, और हम जनता का 2022 में जनादेश प्राप्त करेंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे। राजीव उपाध्याय जी, आपका फाइनल कमेंट हो चुका है। अनिल झा जी, आप भी शांत हो जाइए, सुन लीजिए। सतीश पाल जी, आपके पास आपका भी समय समाप्त हो गया। शैलेंद्र दीक्षित जी, समाजवादी पार्टी की जो सूची है जिला पंचायत अध्यक्ष की, उठा के देख लीजिए, 50% से ज्यादा जिला पंचायत के अध्यक्ष सिर्फ यादव। अभी विधायक की टिकट हम लोग देने जा रहे हैं, अभी विधायकों के अरे भैया, जातिवाद से कुछ ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के लिए सोचिए, अरे भाई समय समाप्त हो गया। शैलेंद्र दीक्षित जी, आपका फाइनल कमेंट। आप इस 2022 के चुनाव से क्या उम्मीद कर रहे हैं? शैलेंद्र दीक्षित जी। सतीश पाल जी रुकिए जी। और कांग्रेस के पक्ष में जनादेश लेकर के आएंगे। मतलब सरकार बनाएगी कांग्रेस? मतलब सरकार बनाएगी कांग्रेस? चलिए, इतिहास रचने जा रही है। चलिए रमेश ठाकुर जी, इतिहास रचने जा रही है कांग्रेस, और बाकी के दल तो सरकार बना ही रहे हैं, और भाजपा तो 400 के पार है। पूरी डिबेट का अगर हम निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष अनिल झा की बात से निकल सकता है। अनिल झा ने अभी बात पे कहा, साथ कुछ लोगों ने गौर नहीं करा। अभी जब सतीश पाल कुछ कह रहे थे तो तीनों पैनल में बैठे हुए तीनों पंडित जी एक हो गए थे। तो मुझे लग रहा है ये जो 7-8 महीने जब बीतेंगे तो कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होगा, शायद वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। ये सारे तीनों पंडित एक हो जाएंगे, जैसे हमने कभी नहीं सोचा था सपा बसपा एक हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा गठबंधन होने वाला है जो शायद मोदी को या योगी को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है। अब जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, 2017 का जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ आने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश जी, समय नहीं था हमारे पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के अभी असमंजस की स्थिति है। राजू वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा और अति दलित भी अभी असमंजस की स्थिति में है, चौराहे पर खड़ा है कि वो किधर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है, और विपक्ष को ये उम्मीद है कि जो अपनी नाकामियों से छीका टूटेगा भारतीय जनता पार्टी से, तो वो उनके खाते में आएगा। अब क्या होगा ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, लेकिन फिलहाल बहुत ही बड़ा संग्राम होने जा रहा है। ये सेमीफाइनल होगा और 2024 का फाइनल होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।